नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। करनाल जिले के नवनिर्वाचित सरपंचों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। यहां सीएम ने गांव के नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तरक्की में सहयोग देने का भी आह्वान इन लोगों से किया। हाल ही में हरियाणा में पंच सरपंच के चुनाव हुए और लोगों ने अपनी पसंद से इनका चुनाव किया। ऐसे में करनाल जिले के नवनिर्वाचित सरपंचों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में थे। यहां सीएम ने नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तरक्की में सहयोग देने का आह्वान किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसे में नवनिर्वाचित सरपंच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों के बीच लेकर जाएं और उन्हें इन योजनाओं का फायदा बताएं। जो भी व्यक्ति इन योजनाओं का पात्र है उन्हें इस योजना का फायदा अवश्य दिलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरपंच को गाँव की जिम्मेदारी मिल चुकी है। जो भरोसा जनता ने आप लोगों पर जताया है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। गाँव के विकास के साथ साथ स्वच्छता पर फोकस रखें। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता एक मुख्य मुद्दा है और स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक भी करें। को बधाई है, सबको शुभकामनाएं है और मैं आशा करता हूं कि अपने जो कार्यकाल इनको 5 साल का मिला है उसमें गांव के लोगों की ये पूरी सेवा करेंगे और उनकी अपेक्षा पर पूरा उतरेंगे। और सरकार का हमारा जो तालमेल है, ये भी एक प्रकार की सरकार होती है, वो गांव की सरकार है, हमारी प्रदेश की सरकार है। दोनों सरकारों में तालमेल बना रहेगा। हमारा जो एक दूसरे का व्यवहार है वो ठीक से बना रहेगा। सबसे पहला काम तो ये है कि उनकी जो ओथ है वो ओथ होगी पहले सप्ताह में दिसंबर में 33 तय करेंगे। और इस बार ओथ में जो नई चीज़ है कि इकट्ठे एक साथ बुला के ओथ नहीं कराई जाएगी। हर गांव में पंचायत की ओथ होगी, ग्राम सभा इकट्ठी होगी, ग्राम सभा के सामने उनकी ओथ होगी। हर जगह क्लास 1 अधिकारी जाएगा और क्लास 1 अधिकारी उस गांव में ओथ करा के आएगा। उनको सबको ऑनलाइन एक बार जोड़ेंगे, मेरा भी, ताकि उनसे थोड़ा वार्तालाप हो सके। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम करेंगे। ऐसा ही पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी इकट्ठे एक जगह बुलाएं। वहीं रेवाड़ी में नवनिर्वाचित पंच सरपंचों के सम्मान समारोह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। सहकारिता मंत्री ने नवनिर्वाचित पंच सरपंचों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की तरक्की में सहयोग देने का आह्वान भी किया। सरपंचों के अभी जो हमारे नए सरपंच उनके आए उनको भी आज हमने सम्मान समारोह के लिए बुलाया है और सभी सरपंचों से बात करेंगे और आगे की जो रणनीति है, कैसे काम करना है और सबको साथ लेकर के सबके साथ लेकर के आगे गांव का विकास करवाना है। सर, नए जो सरपंच चुन के आए क्या कुछ उनको संदेश है? देखो, उन सरपंचों को यही संदेश है कि वे सभी मिलकर के काम करें और गाँव के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलें। हरियाणा सरकार जिस लक्ष्य के साथ काम कर रही है उस लक्ष्य को पूरा करने में पंच सरपंचों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है और गांव से लेकर शहर का संपूर्ण विकास हो, इसी लक्ष्य पर काम कर रही है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है और इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से शुरू होंगे, जिसकी शुरुआत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लगभग पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। धर्मनगरी आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो स्वागत है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 मनाया जा रहा है। यह महोत्सव 6 दिसंबर तक चलेगा। गीता महोत्सव में गीता का सार पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से इस महोत्सव के लिए खास इंतजाम किए गए। गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम मंगलवार से शुरू होंगे, जो 4 दिसंबर तक चलेंगे और इन मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू करेंगी। धर्म क्षेत्र आगमन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ सीएम मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद। सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में होगा गीता पूजन। हवन यज्ञ में आहुति डालेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सूचना जनसंपर्क विभाग की भव्य राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का होगा उद्घाटन। हरियाणा और मध्य प्रदेश पैवेलियन केडीबी की मूर्ति कला प्रदर्शनी का भी होगा उद्घाटन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में करेंगी शिरकत। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मनोहर सरकार की 3 बड़ी परियोजनाओं का भी करेंगी शुभारंभ। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक और कार्यक्रम तय किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा रोडवेज की एक नई व्यवस्था को भी शुरू करेंगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कुरुक्षेत्र में 29 नवंबर को हरियाणा रोडवेज की नई टिकटिंग व्यवस्था ई टिकटिंग का शुभारंभ करेंगी। ई टिकटिंग को शुरू में चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी व सिरसा में तथा शेष डिपो में जनवरी 2023 तक शुरू कर दिया जाएगा। ई टिकटिंग प्रणाली के अंतर्गत पेपर पास प्रिंटेड टिकट प्रणाली के स्थान पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें निःशुल्क या रियायती आधार पर बस यात्रियों को 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं इस कार्ड को भविष्य में मेट्रो, बस, ट्रेन आदि में भी प्रयोग किया जा सकेगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने। देश की राष्ट्रपति महोदय अपने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे ई टिकटिंग के उद्घाटन करने जा रही हैं और एक क्रांति का दिन होगा कल का, और जिसकी शुरुआत हरियाणा से होने जा रही है ई टिकटिंग की, और कल से 6 जिलों में ई टिकटिंग होगी और 18 बाद में मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि क्रांति की एक शुरुआत है। और इसकी शुरुआत होने के बाद किसी भी क्षेत्र में ई टिकटिंग चालू होगी, चाहे हम किसी भी की बात करें, मेट्रो की बात करें या दूसरे रेलवे की बात करें, उनसे भी इसको जोड़ा जाएगा। हाँ, उससे भी इसको, और इससे क्या है कि पूरी जानकारी कितने लोग फ्री के हैं, कितने लोग सब्सिडी वाले हैं, कितने लोग सफ़र करते हैं और कितने आज हमारा कितना रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, डेली से डेली जानकारी मिलेगी। अब 15 दिन की जरूरत नहीं है, हर घंटे की और हर दिन की रोज जानकारी हमको समय मिलेगी। पेपरलेस भी ये रहने वाला है। और जो पर्यावरण पर जो जोर दिया है कि जो जिससे पेड़ कटते कागज बनता है और पेपर जो बार बार इससे ज़्यादा होता है, उससे भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा बात करें, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई हरियाणा देश का ऐसा पहला अग्रिम राज्य बनने जा रहा है, और बात करें जो लीकेज की बात रही है हरियाणा रोड में, कई बार कंडक्टर हैं या जो भी हैं वो लीकेज होती थी, उस पर कितना अंकुश लगेगा? ये सारा अंकुश रहेगा। उसके वेब के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, ये भी हमें कैमरा उससे जानकारी सारी जानकारी मिलेगी। भाई इस कंडक्टर है, उससे ये जो लीकेज होती है उस पर भी बैन लगेगा। फिर आदमी जागरूक होगा, उसको जानकारी पूरी रहेगी। एक नहीं अनेक परिणाम इसके लाभ मिलेंगे आने वाले समय में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध कर लिए हैं। साथ ही साथ प्रोटोकॉल के अनुसार तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मनोहर सरकार ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए निर्देशित किया हुआ है।
एडीजीपी श्रीकांत यादव ने ये कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगी और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। इन सभी कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 9 एसपी और 27 डीएसपी किए गए तैनात। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सभी जगहों पर प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारियां। सभी कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। इस प्लान के तहत अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई। अलग अलग कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई ताकि सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो। आज सिर्फ इंतजार है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन का। और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों के साथ ही लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ग्रामीणों के विकास और उनकी उन्नति के लिए अब जो उनकी तरफ से उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक और योजना लेकर आई है। समस्त हरियाणा के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की बदौलत आज प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। अब जब बात विकास की होती है तो सवाल बेरोजगार युवाओं का भी आता है, लेकिन सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने इसका प्रबंध भी कर दिया है। युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पद्मा योजना 2022 लागू की गई है। योजना के तहत हरियाणा में 4000 एमएसएमई खोली जाएंगी, जिससे कि हरियाणा में बेरोजगारी को कम किया जाए। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, हर व्यक्ति को उसके आसपास रोजगार मिल जाए। एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से वो आया पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है। देश भर में तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट ओपीओडी या ओडीओपी जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था। हमने एक कदम आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहां लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कईयों के हो गए हैं। एक जगह तो उसकी जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। जहाँ कई आईएमटीज बने हुए हैं पहले, उसमें एक 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक ही प्रोडक्ट अगर वहाँ बनेगा, उसकी मार्केटिंग, उसकी कंजम्पशन, उसमें कोई रिसर्च, किसी प्रकार का उद्योग के नाते जो फैसिलिटीज है वहाँ दी जा सकती है। तो ऐसे पद्मा के लिए जो रूल्स हैं वो भी आज पास कर दिए। उसको नोटिफाई करने के बाद इस काम को आगे गति दी जाएगी। हरियाणा सरकार की पद्मा योजना के तहत छोटे उद्योगों के लिए मिनी क्लस्टर बनाए जाएंगे। उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण का कानून बनाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ढूंढे हैं। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तहत प्रदेश में सरकार करीब 6000 एकड़ में 40 क्लस्टर बनाएगी। इनमें करीब 14000 नई एमएसएमई खुलने की उम्मीद है, जिनमें करीब 3.5 लाख लोगों को अपने गांव कस्बे के पास ही रोजगार मिल सकेगा। हरियाणा सरकार को इस योजना में करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। वहीं पद्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.haryana.gov.in है। हरियाणा सरकार ने सभी वर्ग के युवाओं के लिए पद्मा योजना शुरू की है। सरकार पद्मा योजनाओं से बेरोजगार उम्मीदवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने का या एक उद्यम स्थापित करने का, स्वयं रोजगार बनाने का और अन्य बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने का अवसर देने में मदद करेगी। पद्मा स्कीम उद्यमियों को काफी हद तक लाभान्वित करेगी और उन्हें व्यवसाय में बदल देगी।
पद्मा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एमएसएमई निदेशालय कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग जमीनी स्तर पर विकास करेगा ताकि 3 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सके। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में सरकार लैंड पूलिंग के तहत करीब 50 एकड़ जमीन जुटाएगी। हर ब्लॉक के लिए कुछ उत्पाद तय किए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादन के लिए एक मिनी क्लस्टर बनाया जाएगा, जहां एमएसएमई की तर्ज पर स्थानीय लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। पद्मा योजना के तहत एमएसएमई के लिए क्लस्टर तैयार करते हुए आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए 50 से 85% तक खर्च सरकार उठाएगी। औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से ए कैटेगरी के ब्लॉक में 50%, बी श्रेणी में 60%, सी ब्लॉक में 75% और डी ब्लॉक में 85% तक खर्च सरकार करेगी। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़े और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाए। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। और ये फिर देश की प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि बड़े उद्योग तो अपने आप में बहुत प्रकार के कैलकुलेशन करके और वो आते हैं, अप्रोच करते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, उनको बहुत सी सूटेबिलिटी अपने आप आंकते हैं कि हमको जमीन कहाँ सस्ती मिलेगी, हमको टैक्स का रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा, लैंड आउट की स्थिति कहाँ अच्छी होगी, पानी कहाँ अच्छा होगा और हमारा प्रोडक्ट कहाँ से, उसके टैरिफ के खर्चे, बाकी सब खर्चे, बहुत ब्रॉडर लेवल पर उन चीजों को वो सोचते हैं। लेकिन जब छोटा उद्योग है एमएसएमई लेवल का, उनका तो ये रहता है कि उसकी रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, उसकी कंजम्पशन कहां होगी और फिर रोजगार के नाते से अच्छा रोजगार स्किल्ड लेवल के जो हमारे कर्मी है वो हमको कहां से मिलेंगे। तो उस नाते से हमने देखा है कि अभी बड़ा उद्योग काफी बड़ी मात्रा में, चाहे हमारा ऑटोमोबाइल है या अन्य उद्योग है, वो गुरुग्राम और रेवाड़ी क्षेत्र में या फिर इधर पानीपत, जीटी रोड, कुछ एक केंद्रों में एक प्रकार से केंद्रित थे कुछ ही स्थानों पर। लेकिन आखिर तो जैसा बताया दुष्यंत जी ने भी कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो सेक्टर, जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने आगे एक कदम रखा कि एक ब्लॉक पर 140 अगर हमारे ऐसे क्लस्टर बनते हैं तो हर क्लस्टर पर एक 20, 30, 40 एकड़ का कोई एक एरिया, चाहे वो HIDC उसका मानो विकास करे या कोई प्राइवेट भी, अगर कोई उद्यमी, कोई डेवलपर हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एरिया का कोई एक लाइसेंस लेकर के उस प्रकार से करता है, तो वो सुविधाएं उनको भी सबको मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत निकट एट द डोर स्टेप ऑफ द वर्कर उसको काम करने का अवसर मिलेगा, काम करेगा, घर चला जाएगा। उसको अलग से न तो आवास की जरूरत है, न उसको अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है। तो इसलिए इस क्लस्टर्स का हमने एक कल्पना की है। लगभग ऐसा मैं मान के चलता हूं कि ऐसे नए यूनिट्स अगले इस वर्ष में 10 से 15 हजार नए यूनिट्स ही खुलने चाहिए। यानी अगर 100 यूनिट भी एक क्लस्टर में खुलते हैं तो 140 में 14,000 बनते हैं। और बहुत बड़े उद्योग की बजाय जैसे माइक्रो और स्मॉल 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो मैं समझता हूं कि 25-30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो इस योजना के माध्यम से एक बड़े वर्ग को, और वो भी हम चाहते हैं कि जो खास करके ऐसा वर्ग है जो निम्न आय वर्ग का है, क्योंकि सारे समाज को हम 3 भागों में अगर बांटते हैं तो निम्न वर्ग आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है और जो उच्च आय वर्ग है। उच्च आय वर्ग के लोग अपना बड़ा उद्योग, बड़े सब काम करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग की आवश्यकता है आज उसकी आय को बढ़ाना।
उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये मैंने एक योजना बनाई है कि जिस परिवार की 1,80,000 रुपए से वार्षिक आय कम है, अर्थात 15,000 रुपए महीना भी जिस घर में नहीं पहुंचता है, उसको कठिनाई बहुत है परिवार के पालन पोषण को। उसके लिए हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं और उन कैंप्स का लगातार अब क्रम जारी है। पहला एक राउंड हमारा दिसंबर में हुआ, दूसरा राउंड अभी मार्च में होगा और हम कोशिश करेंगे हर 2 महीने में एक राउंड, कोई 1,00,000 1,50,000 परिवारों को बुलाना, उनकी इच्छा पूछना, क्या आप काम करना चाहते हैं, कोई उद्योग भी लगाना है तो उस उद्योग के लिए क्या उसकी आवश्यकता है, बैंक से लोन की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है, या कौन से चीज में उसका अपना मानो कोई ना कोई संबंध होता है। क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि हम एग्रीकल्चर स्टेट में हैं। एग्रीकल्चर स्टेट के नाते से प्रोडक्ट भी एग्रीकल्चर बहुत हमको मिलते हैं, यानी लकड़ी भी है या अनाज भी है या भूसा भी है या बाकी सारी चीजें भी हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फिर मिल्क बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा दूध भी अगर देखा जाए तो सारे देश भर में हरियाणा जो है, पंजाब हमसे जरूर थोड़ा आगे है, अदरवाइज हरियाणा जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग एक स्टेट इस नाते से है। और जब हमने अभी ये कैंप्स लगाए हैं तो उसमें सब जो युवक नए अपना काम करने के लिए आगे आने लगे तो आपको हैरानी होगी कि 35% युवक एक ही बात कि हमें पशुपालन के लिए लोन दिला दीजिए। अर्थात आज भी हरियाणा में दूध दही का खाना जहां है तो दूध के प्रति या दुधारू पशुओं का व्यवसाय करने के प्रति बहुत एक लगाव है, एक उनकी रुचि है, तो उस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे रॉ मटेरियल हमें यहीं का मिले, ऐसे उद्योग, या फिर जिसकी कंजम्पशन यहाँ हो, और दोनों चीजें यहाँ हो तो बहुत ही अच्छा। तो इस नाते से अपने प्रदेश को हर दृष्टि से हम आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई जो क्षेत्र है, जो वर्ग है, इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। और इसमें बहुत सी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से जो सुविधाएं सहूलतें हैं वो तो हम देने वाले हैं ही हैं, और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। बल्कि हमने तो ये कहा कि लोन दे देने से मात्र उसको उसके हिस्से यानी हवाले छोड़ देना चाहिए, और छोड़ दें तो कई बार व्यक्ति सफलता से दूर हो जाता है। तो उन सबका एक क्लस्टर के अनुसार उसकी सबकी चिंता भी की जाए। व्यक्तिगत चिंता भी हम करेंगे कि आखिर व्यक्ति नया है, स्किलिंग लेके आया, ट्रेनिंग लेके आया, काम उसका सफल हो, तो हर प्रकार की गाइडेंस डिपार्टमेंट की ओर से दी जाए। हमने इसके लिए जो एमएसएमई डिपार्टमेंट अलग इसलिए बनाया है कि हम कृषि के साथ साथ, उद्योग के साथ साथ एमएसएमई में भी अपने प्रदेश की प्रगति आगे करें। अभी टोटल जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 23% जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई का है, क्योंकि टोटल मिला के उद्योग का तो शायद कितना है, 34-35% है, कितना है, तो उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई की है। एमएसएमई और आगे बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट प्रदेश का वो इसमें आगे बढ़ेगा। जैसे हमने एक कानून बनाया 75% जो है लोकल रेजिडेंट्स को मिलना चाहिए, तो इसमें बड़ा उद्योग तो सोच सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में उसको लोग चाहिए और उसका अट्रैक्शन किसी का हरियाणा में है, किसी का दूसरे प्रदेश में है, जो पहले लोग लगे हुए हैं वो कहाँ के लगे हुए हैं, उनका एक उस टाइप का स्वभाव बन सकता है। लेकिन एमएसएमई मुझे इसलिए समस्या नहीं लगती कि एमएसएमई के अंदर उतने बड़े एम्प्लॉयमेंट एक ही यूनिट में नहीं लगने वाला। कहीं 10 लोग लगेंगे, कहीं 15 लगेंगे, कहीं 20 लगेंगे, 50 लगेंगे, हजारों की संख्या में नहीं लगने वाले। तो जो 10, 15, 20 लगेंगे वो स्वाभाविक है, स्थानीय तौर के ऊपर उनको सब मिलने वाले हैं। और जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार की स्किलिंग भी वो हम करवाएंगे। वो आप लोगों के माध्यम से ही उसकी लिंक कराई जा सकती है कि जिसका उद्योग ऐसा है कि जो आगे 10 या 20 लोगों को ट्रेंड करके अपने उद्योग में या अपने उस जो उसका सेक्टर है उस सेक्टर में कहीं भी दूसरे उद्योग में लगा सकता है। तो ऐसे भी हम आपको एक ट्रेनिंग पार्टनर्स के रूप में भी उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि उस नाते से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो आपने आज इस सारे आयाम को समझ करके यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप से आपके मन में कुछ बातें जरूर होंगी, लेकिन आज का तो एक फॉर्मल कार्यक्रम है, इस फॉर्मल कार्यक्रम में तो नहीं, लेकिन बाद में आप अपनी ओर से कुछ सुझाव भेजने हैं, या जैसे हमारा नया बजट आ रहा है, बजट में और कोई नए आपके सुझाव आ सकते हैं कि हम इस एमएसएमई के सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी स्वागत योग्य रहेंगे आपके सुझाव। हम जरूर उसके अंदर उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। बताएं कि युवाओं की बेरोजगारी को सरकार पहले ही रोजगार मेले के जरिए दूर करने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार की पद्मा योजना के जरिए युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार दिलवाने की कोशिश की जा रही है। एक बेंचमार्क है इंडस्ट्रियलाइजेशन को और स्मूथ और बेहतर तरीके से आगे ले जाने का, और आज का दिन
ऐतिहासिक दिन भी रहेगा जो एक वस्तु को एक जिले से भी छोटे एरिया के अंदर कैसे प्राथमिकता मिले उस पे काम करे। आज से साल पहले इस पूरे प्रोजेक्ट की भूमिका रखी गई थी। हरियाणा अपने आप में भी एक लीडर था जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश में सबसे पहले अपनाया और प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा उसको लागू किया। मगर उसके अंदर बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जिनको प्राथमिकता ब्लॉक वाइज ज्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती थी। और हमने पिछले वर्ष की शुरुआत में इसकी एक सर्वे और स्टडी करवाई 2 चरणों की, और पता चला बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर ब्लॉक वाइज उठाया जाए तो बहुत लाभ होगा एमएसएमई को, और उनको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल्स के लिए, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, और बाद में प्रोडक्ट पैकेजिंग से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और सप्लाई के लिए अगर सरकार की मदद से दिया जाए क्लस्टर के तौर पे तो एक बूस्ट मिलता है। और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ है, वहां पर कॉमन फैसिलिटीज बढ़ी, मगर वो एमएसएमई अब तो काउंट होता है, उस समय एमएसएमई में नहीं काउंट होता था, इंडस्ट्री के तौर पे गिना जाता था। धीरे धीरे उस फुटवेयर क्लस्टर्स में सारी एक ही प्रोडक्ट की कंपनीज आई और उसका लाभ आज मिलता है कि कॉमन फैसिलिटीज के कारण उनकी लैब टेस्टिंग हो, जूते की वेदर टेस्टिंग हो और चीजें हो, वो सारी एक लैब के अंदर कर सकते हैं। कुल मिलाकर पद्मा योजना का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए विकासात्मक हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करके एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। ये योजना स्थायी रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के साथ साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।